नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे भाषा शिक्षण विधियां, और भाषा शिक्षण विधियों में अपन पढ़ रहे थे हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां। और हिंदी भाषा की शिक्षण विधियों में भी अपन पढ़ रहे थे पद्य शिक्षण की विधियां। तो पद्य शिक्षण की विधियों की अगर अपन बात करें तो पिछली क्लास में अपनों ने कुछ विधियों का अध्ययन किया। आज अपन इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे, या इस क्लास में शिक्षण विधियों को ही आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, पहले तो इस क्लास में अपन पढ़ेंगे व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि और व्याख्यान विधि में अपन देखेंगे कि ये विधि क्या होती है। थोड़ा सा परिचय अपनों ने पिछली क्लास में भी इसका देखा था। अच्छे तरीके से अपन इस विधि को देखते हैं। सबसे पहली सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये सभी प्रकार के स्तरों पर, या फिर मैं यूं कहूं कि निम्न व उच्च स्तर दोनों के लिए ये उपयोगी कही जा सकती है। हालांकि छोटे बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक स्तर पर तो आप इसे काम में नहीं ले सकते, परंतु निम्न व उच्च का मतलब हो जाता है कि माध्यमिक व उच्च स्तर दोनों स्तरों पर इसको उपयोगी साबित किया जा सकता है, या ये उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो निम्न व उच्च स्तर के लिए उपयोगी, दोनों के लिए ये उपयोगी सिद्ध हो सकती है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, इस विधि की प्रक्रिया क्या है, किस प्रक्रिया के माध्यम से, किस प्रोसेसिंग के माध्यम से इसको पढ़ाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले शिक्षक क्या करता है कि प्रत्येक पद पढ़ता जाता है और उसके साथ साथ उसकी व्याख्या भी करता जाता है, उस संबंध में व्याख्यान देता जाता है। तो पद्य शिक्षण है तो पद्य शिक्षण में, और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, ये निम्न व स्तर उच्च स्तर दोनों में तो प्रयोग में ली जाती है। हालांकि निम्न स्तर में आप लेंगे तो इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी उच्च स्तर पर मानी जाएगी। परंतु इसकी एक अच्छी बात यह है कि ये गद्य व पद्य दोनों में, यहां पर मैं इसको हटा ही देती हूं क्योंकि ये यहां पर कम उपयोगी मानी जाती है। तो ये है कि गद्य व पद्य दोनों में ही लागू। इसके माध्यम से, इस विधि के माध्यम से गद्य शिक्षण भी करवाया जाता है, पद्य शिक्षण भी करवाया जाता है। तो दोनों प्रकार के शिक्षण के लिए इस विधि का उपयोग होता है। यहां पर प्रोसेसिंग की बात करें तो शिक्षक पद्य पदों का मतलब है कि कविता में आए पदों का वाचन। तो वे पदों का मतलब है कविता में आए हुए पद जो है उनके लिए कहा जा रहा है। तो शिक्षक पद्य पदों को वाचन का करते हैं, वाचन करता तथा साथ ही उन पदों की व्याख्या भी करता जाता है। इस प्रकार से इसकी प्रोसेसिंग होती है। कैसे? अब आपने बीएड किया है, एसटीसी किया है, तो आपको पता है कि इस प्रकार से बुक उठाई जाती है और एक हाथ में बुक होती है। तो इस प्रकार से शिक्षक क्या करता है, ऐसे पढ़ता जाता है। ठीक है। और जैसे उसने एक पद कंप्लीट किया, उसका अर्थ बता दिया, उससे संबंधित भावार्थ क्लियर करवा दिया। तो ऐसे एक पद पढ़ा, उसका अर्थ पूरा का पूरा अच्छे से क्लियर करवाया। फिर दूसरा पद पढ़ा, उसी प्रकार से गद्य में होता है, गद्य में एक दो लाइनें पढ़ी, फिर जहां पर शिक्षक को आवश्यकता लगी वहां पर वह उस चीज को समझाने लगता है, व्याख्यान देने लगता है। तो ये भी
उच्च स्तर के लिए उपयोगी है। गद्य व पद्य दोनों की ही ये शिक्षण विधि मानी जाती है। और साथ साथ शिक्षक पद्य में पदों का वाचन करता है, साथ साथ व्याख्या करता जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, व्याख्या भी करता जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन व्याख्यान विधि से संबंधित कुछ और चीजें भी पढ़ते हैं। तो इसमें यदि अपन देखें तो अपनों ने अभी बात की कि शिक्षक है वो पदों का वाचन करता है, साथ साथ अर्थ बताता जाता है। और यहां पर ऐसा भी होता है कि भाई पद्य शिक्षण है, शिक्षक को जहां लगे कि भाई रुकना चाहिए, व्याख्या करनी चाहिए, बच्चों को अर्थ बताना चाहिए, वहां वह रुकता है, अर्थ बताता है। तो जाहिर सी बात है कि जब शिक्षक सोचता है कि इसका बताना चाहिए, वहां पर वह रुकता है, वह बताता है, व्याख्यान देता है। तो ये पूरी की पूरी शिक्षक पर निर्भर होगी, शिक्षक पर ही निर्भर है। शिक्षक जैसे चाहे उसका वर्णन कर सकता है, जैसे चाहे उसके बारे में व्याख्यान दे सकता है। तो इसलिए अपन कहेंगे कि ये जो विधि है वो शिक्षक केंद्रित विधि हो जाती है, शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है। और चूंकि शिक्षक केंद्रित विधि है तो जाहिर सी बात है ये अमनोवैज्ञानिक है। क्यों? क्योंकि शिक्षक केंद्रित विधि को कभी भी मनोवैज्ञानिक नहीं कहा जाता। मनोवैज्ञानिक विधि वह होती है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों सक्रिय रहें और दोनों एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करें। तो इसलिए इसे अपन अमनोवैज्ञानिक विधि भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज और यदि अपन देखें, इस विधि का उद्देश्य क्या होता है। इस विधि के उद्देश्य की बात करें तो देखिए, पद्य शिक्षण चल रहा है और पद्य शिक्षण के माध्यम से शिक्षक स्वयं व्याख्यान दे देकर बच्चों को जो लेखक ने लिखा है उसकी अनुभूति करवाने पर बल देता है, उससे अवगत करवाने पर बल देता है, वो पूरा व्याख्यान उस संबंध में क्लियर करता है। तो इसलिए इस विधि का उद्देश्य ये कहा जा सकता है कि इस विधि द्वारा बालक को सौंदर्य बोध की अनुभूति करवाई जाती है या उसे सौंदर्य बोध करवाया जाता है। तो अपन यूं ही लिखेंगे, सौंदर्य बोध करवाना। इस विधि द्वारा या इस विधि का प्रमुख उद्देश्य है बालकों को सौंदर्य बोध करवाना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद बात करते हैं अपन, यहाँ पर शिक्षक केंद्रित है, अमनोवैज्ञानिक विधि है और साथ साथ इसमें उद्देश्य क्या होता है, सौंदर्य बोध करवाना। और इसीलिए तो कहा जाता है भी ज्यादा सौंदर्य बोध है वो छोटे बच्चे तो कर नहीं पाते, छोटे बच्चे नहीं कर पाते, तो इसलिए ही कहा जाता है कि ये विधि उच्च स्तर हेतु अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। अब मैंने आपको बताया कि शिक्षक केंद्रित है। अब शिक्षक केंद्रित है, शिक्षक जैसे चाहे वैसे बालकों को अध्ययन करवाता जाता है। तो यहां पर अपन यूं भी कह सकते हैं कि भाई छात्र इस विधि में या इसमें सक्रिय नहीं रहते या निष्क्रिय हो जाते हैं। छात्र कैसे सक्रिय रहेंगे जब शिक्षक ही पढ़ रहा है, शिक्षक ही व्याख्यान दे रहा है, छात्रों का कोई योगदान नहीं है, तो वो सक्रिय ही नहीं रहेंगे। शिक्षक किसके माध्यम से पढ़ाता है, किस प्रकार से पढ़ाता है? शिक्षक इस विधि द्वारा संपूर्ण व्याख्यान देता है। शिक्षक है वो इस विधि द्वारा संपूर्ण व्याख्यान देता है। कोई भी विषय है उसके संबंध में पूरी की पूरी व्याख्या शिक्षक करता जाता है। तो हालांकि शिक्षक सौंदर्य बोध के लिए हर एक पद की व्याख्या भी करता है, छात्रों को बताता भी है, और परंतु फिर भी ये पूर्णतः शिक्षक केंद्रित होने के कारण
छात्र सक्रिय नहीं होते। छात्र सक्रिय नहीं होते तो अपन ये भी कह सकते हैं कि क्रियाशीलता का सिद्धांत इसमें लागू नहीं होता। क्रियाशीलता का सिद्धांत लागू नहीं होगा। इस विधि द्वारा कभी क्रियाशीलता का सिद्धांत लागू नहीं होता। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी के साथ ही हमारी ये व्याख्यान विधि है वो कंप्लीट होती है। व्याख्यान विधि से संबंधित जो भी संपूर्ण बातें थी आप ये से याद कर सकते हैं कि शिक्षक संपूर्ण व्याख्या करता है, पदों का वाचन करता है। तो जाहिर सी बात है कि शिक्षक का उद्देश्य तो रहता है व्याख्यान द्वारा सौंदर्य बोध करवाना, और सौंदर्य बोध बड़े बच्चों को ही करवाया जा सकता है, छोटे बच्चों को नहीं करवाया जा सकता। तो ये उच्च स्तर के लिए ही उपयोगी हो जाती है। दूसरी बात, शिक्षक ही लगा रहता है तो छात्र निष्क्रिय हो जाते हैं और यहाँ पर क्रियाशीलता का सिद्धांत ही लागू नहीं होता। और ये विधि एक ऐसी विधि है जो गद्य व पद्य दोनों की विधि मानी जाती है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, इतनी सी बात ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगली विधि अत्यंत महत्वपूर्ण विधि पद्य शिक्षण की कौन सी विधि कही जा सकती है? आज की क्लास की दूसरी विधि है खंडान्वय विधि। खंडान्वय विधि। अब देखिए, ये जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे? खंड और अन्वय, दो शब्दों से मिलकर बना है। अब ये जो खंड है इसका मतलब होता है भाग या हिस्सा, तो भाग, और अन्वय का मतलब होता है विश्लेषण करना। विश्लेषण करना या फिर मैं यूं कह सकती हूं व्याख्या करना। अब किस विश्लेषण या व्याख्या करना का क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि भाई कोई भी कविता होगी या कोई भी पद्य होगा जिनमें पदों को यदि पढ़ाना है तो शिक्षक उनके खंड करेगा। शिक्षक क्या करेगा? खंड करेगा या उनके कुछ हिस्से कर लेगा, कुछ भाग बना लेगा। यदि बहुत बड़ी कविता है तो उसके 2 से 3 भाग भी बनाए जा सकते हैं, 4 भी, और यदि छोटी सी कविता है तो उसके 2 भाग कर लो। तो इस प्रकार से कविता जैसे कितनी बड़ी है उसके हिसाब से शिक्षक उसको टुकड़ों में बांट लेता है। ठीक है, और टुकड़ों में बांटकर वह क्या करता है, मान लीजिए कि इस कविता में उसने 2 भाग बना लिए। उन दोनों भागों को वह पहले पढ़ेगा और उसके बाद उनका संपूर्ण विश्लेषण करता जाएगा। और संपूर्ण विश्लेषण व व्याख्या करेगा तो उसके दौरान ये जो विधि है इसमें एक महत्वपूर्ण चीज शामिल की जाती है, और वो कौन सी है? प्रश्नोत्तरी। ज्यादा शिक्षक इसमें व्याख्या नहीं करेगा, इसमें प्रश्नोत्तरी करवाएगा। प्रश्नोत्तरी का मतलब उन टुकड़ों से संबंधित शिक्षक है वो बच्चों से प्रश्न करता जाएगा। जब छात्र है वो प्रश्नों का उत्तर देंगे तो इस प्रकार से वो प्रश्नों का उत्तर देंगे, फिर प्रश्न करेगा। तो एक भाग से संबंधित पहले प्रश्न और पूरी की पूरी वो प्रक्रिया हो जाती है। यानी सबसे पहले एक भाग होगा। अब एक भाग का क्या किया? प्रश्न बनाए, फिर प्रश्न बनाकर और उनके उत्तर निकलवाए, फिर दूसरे भाग के प्रश्न बनाए, दूसरे भाग के प्रश्न बनाए, यानी सेम प्रक्रिया, वही प्रक्रिया दूसरे भाग में अपनाई जाएगी। और जब दोनों भाग कंप्लीट हो जाए तब इन दोनों को मिला दिया जाएगा, इनका मिलान कर दिया जाएगा, और फिर इनका एक साथ जो है वो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से शिक्षक है वो बच्चों को ज्ञान करवाएगा। पहले एक कविता को तोड़ो फिर वापस जोड़ो, यही कविता है, खंडान्वय विधि कहलाती है। एक कविता का यदि भावार्थ बच्चों तक पहुंचाना है, बच्चों को उसका अर्थ समझाना है, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले उसको तोड़ो, उसको भागों में बांट लो,
भागों में क्यों बांटा जाता है? देखिए, एक चपाती रोटी है, आपको यूं कह दिया जाए कि भी बिना तोड़े बिना बाइट किए खाना है, आप खा सकते हैं? नहीं खा सकते। आपको उसका बाइट करना ही होगा। जैसे जैसे आप बाइट करके खाएंगे तो वो आसानी से खाई भी जाती है। तो इसलिए अगर बहुत बड़ी कविता है तो उसको एक साथ ही पूरा बताया जाए तो बच्चों को समझ में नहीं आता। तो इसलिए क्या किया जाता है, उसको टुकड़ों में बांटा जाता है और टुकड़ों में बांटते हुए उसका व्याख्यान या प्रश्नों के माध्यम से जो अर्थ है वो किया जाता है। चूंकि ये विधि प्रश्नोत्तरी के माध्यम से चलती है तो ये प्रश्नोत्तरी विधि का ही एक विकल्प विधि कही जा सकती है। विकल्प का मतलब हुआ कि ये प्रश्नोत्तरी विधि के विकल्प के रूप में आई और प्रश्नोत्तरी विधि जो है उसी का प्रारूप इसमें शामिल हो गया। और मैंने आपको बताया भी ये प्रश्नोत्तरी के विकल्प स्वरूप आई। तो प्रश्नोत्तरी के जनक कौन है? प्रश्नोत्तरी के जनक है सुकरात। तो इसलिए इस विधि को भी कुछ लोग इस विधि का जनक भी किसको मान लेते हैं? सुकरात को ही मान लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्नोत्तरी विधि से ही निकली हुई विधि है। अब अपन समझते हैं इसको और अच्छे से, क्या है ये विधि, इसके माध्यम से शिक्षण कैसे करवाया जाता है। मोटे तौर पर तो समझ लिया अपनों ने, परंतु फिर भी मैं अच्छे से लिखकर आपको बता देती हूं। देखिए, यह विधि प्रश्नोत्तरी विधि के विकल्प के रूप में आई, अतः इसमें भी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अध्ययन करवाया जाता है। प्रश्नोत्तरी विधि के विकल्प स्वरूप आए तो इसमें भी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से शिक्षण करवाया जाता है। और यहाँ पर आप प्रश्नोत्तरी के जनक लिख सकते हैं। प्रश्नोत्तरी के जनक, मैं प्रश्नोत्तरी का ही जनक लिखवाऊंगी। हालांकि यदि वैसे तो खंडान्वय विधि के जनक भी सुकरात को ही कह दिया जाता है, तो अगर इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो आप यही ध्यान में रखेंगे कि भाई जनक अगर 1% पूछ लिया जाए, वैसे तो नहीं पूछा जाता परंतु पूछ लिया जाए तो आपको भी जनक सुकरात को ही बताना है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं कुछ आगे। इसके माध्यम से या इसकी प्रोसेस कौन सी रहती है तो वो चीज अपन देख लेते हैं। तो यहां पर शिक्षक क्या करता है, इसमें शिक्षक सबसे पहले सर्वप्रथम विषय वस्तु या फिर अपन यूं कह सकते हैं पद्य पढ़ रहे हैं तो कविता को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करता है। ठीक है, सबसे पहले तो वह क्या करेगा, छोटे छोटे खंडों में विभाजित करेगा। उसके पश्चात वह सभी खंडों की
संपूर्ण व्याख्या प्रश्नोत्तरी के माध्यम से करता है। तो इस विधि में सबसे पहले तो जो लेखक है, जो कवि है, वो संपूर्ण विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर लेता है और विभक्त करने के बाद वो क्या करता है, खंडों की संपूर्ण व्याख्या करता है। और किसके माध्यम से करता है, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से करता है। तो प्रश्नोत्तरी विधि से वह करता है, तो हम ये भी कह सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। आगे इसमें क्या कहा जा सकता है, अपनों ने अभी देखा भी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से और इसकी व्याख्या करता है। तो अतः प्रश्नोत्तरी विधि से ही इसका विकास हुआ, या सीधा लिखिए, प्रश्नोत्तरी विधि से ही इसका विकास हुआ, इसलिए इसे प्रश्नोत्तरी विधि का ही एक रूप माना जाता है। ठीक है, उसके बाद यहां पर अपनों ने देख लिया भी इसका विकास किसके माध्यम से हुआ है, प्रश्नोत्तरी विधि के माध्यम से हुआ है। तो प्रश्नोत्तरी विधि के माध्यम से होने के कारण इसको प्रश्नोत्तरी का ही एक रूप मान लिया जाता है। और इसका यदि अपन देखें कि भाई किस स्तर पर अधिक उपयोगी है, तो ये प्राथमिक व उच्च स्तर दोनों के लिए ही उपयोगी मानी जाती है। तो ये प्राथमिक व उच्च स्तर दोनों के लिए उपयोगी है, क्योंकि प्रश्न किया जाता है। आप छोटे बच्चों से भी प्रश्न कर लीजिए, छोटे बच्चों से भी प्रश्न करते हुए आगे चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि विषय वस्तु में रुचि ही बनी रहेगी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। इसमें अपनों ने देख लिया भी प्रश्नोत्तरी का ही एक रूप है, और इसकी पूरी व्याख्या यदि अपन देखें तो अपनों ने ये तो देखा भी विषय वस्तु के प्रोसेसिंग क्या रहती है। इसमें शिक्षक विषय वस्तु को खंडों में, मान लीजिए कि भी एक लंबी कविता है, एक लंबी कविता के दो भाग नहीं कहेंगे, भाग ही कहेंगे। एक लंबी कविता के भाग कर लिए जाते हैं, भाग कर लिया, टुकड़े कर लिए। अब क्या करना है, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से विश्लेषण करना है। विश्लेषण करते हुए शिक्षार्थी को
सौंदर्यानुभूति करवाई जाती है। क्लियर? पहले टुकड़े कर लिए, फिर प्रश्नोत्तरी के माध्यम से सौंदर्यानुभूति करवाई। किस भाग की प्रश्नोत्तरी के माध्यम से? तो पहले प्रथम भाग। तो यहां पर ये लिखेंगे कि भी एक लंबी कविता के भाग कर लिए जाते हैं। जितने भी भाग करें उसमें पहले प्रथम भाग का है वो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से विश्लेषण करते हुए शिक्षार्थी को सौंदर्यानुभूति करवाता है। कौन करवाता है? शिक्षक करवाता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन आगे देखते हैं आगे इसमें क्या होता है, कैसी प्रोसेस होती है। प्रक्रिया ये है, प्रक्रिया में सबसे पहले भाग करेंगे, उसके बाद पहले भाग का। ठीक है, पहले भाग की सौंदर्यानुभूति बालक को करवा दी। तत्पश्चात दूसरे भाग के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, दूसरे भाग के लिए यही प्रक्रिया का मतलब पहले जो विषय वस्तु है उसका प्रश्नोत्तरी के माध्यम से विश्लेषण करते हुए और बालक को सौंदर्यानुभूति करवा दी। उसके बाद क्या होगा, या फिर उसके बाद अंतिम चरण आएगा। तो अंत में दोनों भागों को, या फिर मैं यूं कह सकती हूं कि सभी भागों को, जितने भी शिक्षक ने भाग किए हैं उनको, सभी भागों को या दोनों भागों को मिला लिया जाता है तथा मिलान कर फिर से वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये लीजिए, ये इसकी पूरी प्रक्रिया आ गई। ठीक है, पहले शिक्षक विषय वस्तु देखेगा भी कितनी बड़ी है, तो उसके अनुसार वो भाग कर लेगा। तो सबसे पहले भाग को पढ़ेगा, उससे से संबंधित प्रश्न करेगा, प्रश्नों की व्याख्या करेगा, विश्लेषण करेगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरे जितने भी भाग किए उनमें सेम प्रोसेस अपनाई जाएगी और अंत में क्या किया जाएगा, उन सभी भागों को मिला लिया जाएगा और मिलाते हुए फिर एक बार वही प्रोसेस अपनाई जाएगी। कैसे? उसी को पढ़ेगा, फिर प्रश्नोत्तरी होगी, फिर विश्लेषण होगा और विश्लेषण के माध्यम से सौंदर्यानुभूति करवाई जाएगी। इस प्रकार से इस विधि को कंप्लीट किया जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन एक दो चीजें और बचती हैं वो भी देख लेते हैं। हाँ, सबसे पहली बात मैंने आपको कहा भी शिक्षक क्या करता है, पहले एक भाग का विश्लेषण करता है। ठीक है, उसके बाद प्रश्नों के माध्यम से विश्लेषण किया, फिर दूसरे भाग का विश्लेषण किया। इस प्रकार से वह विश्लेषण करता है, तो इसे विश्लेषण विधि भी कह सकते हैं। विश्लेषण विधि भी कहलाती है, इसे विश्लेषण विधि भी अपन कह सकते हैं। दूसरी बात देखिए, शिक्षक क्या करता है, बच्चों को बार बार प्रश्न करता है। तो बार बार प्रश्न करता है, उनको जवाब देने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो जवाब देने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो इसलिए ये भी अपन कह सकते हैं कि शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों इसमें सक्रिय रहते हैं, दोनों सक्रिय
रहते हैं, ये होगी। और अंत में एक चीज और अत्यंत महत्वपूर्ण, अपन शुरू से करते आ रहे हैं भी प्रश्नोत्तरी करनी है, प्रश्नोत्तरी करनी है, प्रश्नोत्तरी करनी है। तो ये जो प्रश्नोत्तर किए जाएंगे वो किस से संबंधित किए जाएंगे? याद रखना, कविता से संबंधित किए जाएंगे, कविता से संबंधित। ये भी आप स्पेशली नोट कर लेंगे। व्याकरण से संबंधित यहां पर प्रश्न नहीं करने। व्याकरण से संबंधित यदि प्रश्न करेंगे ना, व्याकरण से नहीं। यदि आप व्याकरण से संबंधित प्रश्न करने लगे तो जो शिक्षार्थी है उसका दिमाग है वो उसी दिशा में चला जाएगा, यानी उसका जो कैसे शब्दों को तोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, उसकी फिर सौंदर्य अनुभूति समाप्त हो जाएगी, विद्यार्थी का दिमाग बंट जाएगा। तो इसलिए आपको प्रश्नोत्तरी करनी है, परंतु कविता से, व्याकरण से नहीं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और यहाँ पर इसी के साथ हमारी खंडान्वय जो विधि है पद्य शिक्षण की वो कंप्लीट होती है। और इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।